जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश की फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपीपीएससी क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में वनों से संबंधित एक प्रश्न प्रीलिम्स में जरूर आता है, कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनेगा आपसे। तो इसलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पे, ताकि हम एग्जाम में क्या है, जब भी प्रश्न आए तो उसको क्या करें, बहुत अच्छे से सोल्व कर सके। देखो, मध्य प्रदेश में जो वनों का वर्गीकरण करा गया है वो 5 प्रकार से करा गया है। मैंने बताया था ना आपको, मध्य प्रदेश जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं 5 प्रकार से। देखो यहाँ पे 4 ही प्रकार दिखा रखे, एक और प्रकार को मैं बताऊंगा आपको कौन सा है। तो देखो, 5 प्रकार में से जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भूगोल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो है जलवायु के आधार पर। किसी किसी बुक में यहाँ दे रखा है भौगोलिक आधार पर, भूगोल के आधार पर भी बोलते हैं इसको। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है वो आगे मैं बताऊंगा आपको। फिर देखो, एक और भाग है प्रादेशिक आधार। प्रादेशिक का मतलब मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है उसके आधार पर भी इसको बांटा गया है। प्रादेशिक का मतलब क्षेत्र। फिर देखो, एक ही प्रशासन का आधार, मध्य प्रदेश प्रशासन ने भी इसको क्या कर रखा है, 3 भागों में बांट रखा है। फिर प्रजाति है, जो अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, जैसे साल, सागौन, बांस, ये आदि प्रकार की क्या है, प्रजाति इनके बाद। एक और है वन विभाग, जो मध्य प्रदेश में वनों की जो देख रेख करता है उसको बोलते हैं वन विभाग। वन विभाग ने भी मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में बांट रखा है। ये विभाग, 2 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ। वन विभाग कौन है, एक और कौन है, वन विभाग। वन विभाग या वन विभाग ने भी मध्य प्रदेश वनों को 3 भागों में बांट रखा। एक है अति सघन, अति सघन, या किसी किसी बुक में लिखा है सिर्फ सघन। अगर ये अति सघन है तो इससे कम वाला क्या आ जाएगा, सघन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अति सघन, सघन और विरल। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा है, किसी किसी बुक में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सघन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्यम, मध्यम वन क्षेत्र। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्प वन क्षेत्र। बस आप समझ लीजिए किसका क्या बताना चाह रहा है वो। 3 भागों में बांट रखा है। कहीं अधि सघन है तो फिर सघन है तो क्या है, विरल है। कहीं पे सघन है तो मध्यम है तो अल्प है। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो जलवायु के आधार पर वनों को कितने भागों में बांट रखा है, आपको पता है 3 भागों में बांट रखा है। तो इसको भी देखो मैंने क्रम से बना रखा है। उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वन क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर होता है उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, और उष्ण कटिबंधी शुष्क वन, या इन्हीं को बोलते हैं हम कटीले वन। देखो, आपको पता है मध्य प्रदेश की जो जलवायु वो कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में मध्य प्रदेश आता है। फिर मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा होगी, कुछ हिस्सों में कम होगी, कुछ क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होगी। जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कभी आपने जैसे विश्व का भूगोल पढ़ा होगा, तो विश्व के भूगोल में हम जब पढ़ते हैं तो हम वनों का वर्गीकरण करते हैं। तो वहाँ पे एक वर्गीकरण आता है भूमध्य रेखीय वन, या इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंधी वन। तो उष्ण कटिबंधी वन के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, ऐसे वन जिनकी पत्तियां साल भर हरी भरी होती है। ये पेड़ पौधे कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसको बोलते हैं सदाबहार वन। तो ऐसे वन मध्य प्रदेश में पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत ही कम क्षेत्र, जैसे पंचमढ़ी में ही वर्षा होती है तो हम पूरा वन क्षेत्र पढ़ रहे हैं। फिर कम ही वर्षा होती है मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद आता है अर्ध पर्णपाती वन, फिर आता है पूर्ण पर्णपाती वन और शुष्क वन। इस प्रकार से वनों को क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपने जब मध्य प्रदेश का मैप पढ़ा था तब मैंने बताया था कि वर्षा का वितरण, तो उसी के आधार पर ये बना रखा है। तो उष्ण कटिबंधी अर्ध पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी इसको बोलते हैं पूर्ण पर्णपाती वन, और इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। कई कई बुकों में लिखा है शुष्क पर्णपाती, या किसी किसी बुक में लिखा है कटीले वन। देखो, यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है मैप में देखिए। अगर मैप में आप समझ गए तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में हमें क्वेश्चन को सटीक समझना है और उसका सही उत्तर देखना है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मैप में अगर आप देखोगे तो जब भी वर्षा का वितरण देखते, जैसे मान लो मैं मध्य प्रदेश में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के इस वाली भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा का मतलब मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में।
तो ये जो उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है ये इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। फिर देखो दक्षिण पूर्व से जब उत्तर पश्चिम की तरफ जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम। मतलब पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम होगी और दक्षिण से उत्तर की जाने पर और जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। बीच में कैसे वन पाए जाएंगे, ये वाले वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। और ऊपर जाओगे ना यहाँ पे तो आप यहाँ पे वहाँ भी जाएंगे शुष्क वन, क्योंकि यहाँ पे और कम वर्षा होती है। तो बस ये 3 क्षेत्र आ गए मध्य प्रदेश के समझ में आपको। देखो ये देख रहा है मैप में, इस मैप को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये इस टाइप से, ये वाला क्षेत्र पूरा, ये क्षेत्र क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, तो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। कैसे वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण वन है जैसे साल, सागौन, बांस, ये सारे वन यहाँ पे पाए जाते हैं, साल, सागौन और बांस। अब मुझे आप एक बात बताइए, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाए जाएंगे, यहीं पे पाए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा वन भी यहीं पाए जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा सघन क्षेत्र भी यही होगा मध्य प्रदेश। फिर देखो इसके ऊपर चलोगे तो क्या आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, 75 से 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये कितना है, 75 से 100 सेंटीमीटर। रहेगी बात आपको याद, कितनी वर्षा होती है यहाँ पे, 75 से 100, यहाँ पे कितनी होती है, 100 से 150। कैसे वन पाए जाएंगे, जो कम वर्षा की जरूरत होती है जिनको, जैसे आपने सुना होगा तेंदू पत्ता। कैसे वन पाए जाते हैं यहाँ पे, तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता, पलाश, नीम, पलाश, ये वनों के नाम है, पलाश, नीम, इस प्रकार के वन देखे होंगे आपको, हरे भरे दिखेंगे। फिर ऊपर वाला क्षेत्र आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा और कम हो रही है, यहाँ पे वर्षा हो रही है 50 से 75 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा हो रही है, 50 से 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे और कम वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाएंगे, शुष्क, सूखे वन, जिसपे पत्तियां नहीं दिखेगी आपको, बहुत ही कम पत्तियां दिखेगी। जब बरसात का मौसम होते है तभी पत्तियां दिखती है, उसके बाद पौधे क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शुष्क वन या कटीले वन। तो ऐसे वनों में आपने अक्सर देखा होगा कांटेदार वन होते हैं, जैसे बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, कौन सा पेड़ देखा होगा, बबूल, बबूल। फिर आपने बेर का पेड़ देखा होगा, बेर, बेर खाए हैं आपने, तो बबूल, बेर, खेर, बेर, खेर, ये इस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। पीपल, महुआ, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्षेत्र है, ये समझ में आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, अति सघन वन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो सबसे ज़्यादा वन भी यहीं पाए जाएंगे। फिर इससे कम वन यहाँ पे पाए जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सघन या मध्यम वन, और इसको क्या बोलेंगे हम, विरल या अल्प वन क्षेत्र। ये वन विभाग में देखो यहाँ पे लिखा है, देखो सघन वन क्षेत्र। और कौन से वन पाए जाते, देखो यहाँ पे साल भी पाया जाएगा, देखो ये रहा साल, सागौन, बांस, शीशम, हर्रा, बहेड़ा आदि वृक्ष, ये सारे महत्वपूर्ण वन यहीं पे पाए जाते हैं। फिर देखो मध्यम वन क्षेत्र देखा, तेंदुपत्ता, सागौन वृक्ष आदि। फिर देखो अल्प वन क्षेत्र में क्या देखेगा आपको, आम, नीम, बबूल, पलाश, खेर आदि। इस प्रकार के वन कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, यहाँ पे। ये दिख गया आपको वन क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण। एक और पढ़ेंगे हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। देखो ये रहा प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, ये रहा देखो प्रादेशिक आधार पर वनों। तो ये प्रदेश है, तो आपको पता है ये कौन सा प्रदेश है, सतपुड़ा मेका श्रेणी। इसी दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र को हम सतपुड़ा मेका श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सतपुड़ा मेका श्रेणी। जैसे को क्या बोलेंगे, दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र। कैसा है ये, अति सघन। फिर ऊपर क्या आएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी, तो विंध्य कैमूर क्षेत्र, तो ये क्या है, सघन वन। और ऊपर आ जाएगा शिवपुरी मुरैना पठारी क्षेत्र, ये कैसा है, विरल वन क्षेत्र। और वनों को तो बता ही दिया कौन कौन से वन पाए जाएंगे, कितनी कितनी वर्षा होगी यहाँ पे, ये भी बता दिया। और जलवायु के आधार पर कौन सा वन क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती। ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय पूर्ण पर्णपाती, और ये क्या, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, या इसी को बोलते हैं कर्टिले वन। रहेगी बात आपको, बहुत ही आसान है देखो बताना। फिर देखो नीचे मैंने बता रखा प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रदेश के आधार पर, यही प्रादेशिक आधार पर। देखो सतपुड़ा मेका श्रेणी, इसी का नाम है दक्षिणी नर्मदा क्षेत्र। और वृक्षों की प्रजाति भी आपसे पूछूंगा तो साल, सागौन, बांस जो महत्वपूर्ण वन है। विंध्य कैमूर क्षेत्र में वृक्षों की प्रजाति आपसे कोई पूछेगा तो तेंदुपत्ता, नीम, पीपल आदि प्रकार के वन पाए जाएंगे। फिर आपसे वो शिवपुरी मुरैना पठारी क्षेत्र, तो शिवपुरी मुरैना पठारी क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, जो कांटेदार वन होंगे ना वो पाए जाएंगे, जैसे बबूल, बेर, खेर, है ना, महुआ आदि प्रकार के वन। क्षेत्र अगर पूछेगा तो सीधी सी बात, सतपुड़ा मेकाल क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बस ये जिलों के नाम लिख देना, ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस प्रकार के। यहाँ पे आपसे क्षेत्र पूछेगा तो इसके क्षेत्र बता देना, यहाँ पे शिवपुरी मुरैना था, इसी शिवपुरी मुरैना बता देना। कितना सिंपल सा है, देखो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। देखो एक है आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं आरक्षित, 65%। मध्य प्रदेश के कुल वनों का 65%। ये डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 65% है,
36% है, मैंने एग्जैक्ट लिखा है 65%, ताकि हमें याद रहे। लगभग लिखा है, ये ऊपर नीचे हो सकता है बुकों में, कभी अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो आपसे बहुत करीब के डाटा नहीं पूछेगा, जैसे 50%, 65%, है ना, 10% या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से तो हम आराम से लगा सकते हैं 65%। कहीं कहीं लिखा है 2/3 भाग, कितने परसेंट है, 2/3 भाग। 2/3 भाग का मतलब ही होता है 66%। किसी भी चीज़ का 2/3 निकालोगे ना तो कितना आता है, 66%। फिर संरक्षित वन कितने परसेंट भाग पे, 33% भाग पे। इसका मतलब है 1/3 भाग पर, कितने भाग पर, 1/3 भाग पर। बाकी बचे कितने परसेंट, 2% अवर्गीकृत, जिनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। अब देखो ये बताइए आरक्षित वन क्या होते हैं। आरक्षित वन को ही इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व हो गए हैं। रिजर्व वन मध्य प्रदेश सरकार ही का अधिकार होता है इन पे पूरा। और ये है कंजर्वेशन वन, जिनका संरक्षण कर रही है सरकार, बस थोड़ी देख रेख। और ये अनक्लासिफाइड वन है, इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही। तो जो प्रशासनिक नियंत्रण, जो आरक्षित वन पे जो प्रशासन का नियंत्रण होता है बहुत ज़्यादा होता है। कठोर बोले या पूर्ण नियंत्रण, क्या होता है, पूरा नियंत्रण होता है। यहाँ पे कैसा होगा, सामान्य कंट्रोल, यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं। फिर वनों को काटना, यहाँ पे वनों को हम काट सकते हैं नहीं। यहाँ पे अगर हमने वनों को काट लिया तो आपको क्या लगेगा, आर्थिक जुर्माना, ये दंड या कारावास दोनों हो सकता है। यहाँ पे वनों को काटना क्या है, सामान्य दंड, यहाँ पे क्या है, कठोर दंड, यहाँ पे क्या है, सामान्य दंड। ये वनों को काट सकते हैं, नहीं काट सकते। यहाँ पे बीन सकते हैं, जो लकड़ियाँ टूट गई, जैसे पेड़ से टूट गई, उनको बीन सकते हैं, पर यहाँ पे हम बीन भी नहीं सकते। यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हो, पेड़ को काट दो आप, पर नहीं करना हमें, क्योंकि अब वर्तमान में जलवायु परिवर्तन को क्या करना है, हमें रोकना है। फिर ये देखो दंडनीय प्रावधान, कैसा दंडनीय प्रावधान है, यहाँ पे कठोर, यहाँ पे कैसा आएगा, सामान्य, और यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं। फिर सर्वाधिक वन, जैसे मध्य प्रदेश सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे लिए प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो पाया जाता है खंडवा में, खंडवा वन व्रत बोलते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा संरक्षित वन व्रत तो आपसे पूछेगा छतरपुर, छतरपुर। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूनतम आरक्षित वन, तो जस्ट उल्टा कर देना, कहाँ पे आएगा, छतरपुर। और अगर आपसे कोई पूछे न्यूनतम संरक्षित वन, तो वो कहाँ है, खंडवा। रहेगी बात आपको याद। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ये वाला जो पॉइंट बताया ना मैंने, ये क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में या आप छोटी मोटी एग्जाम दोगे ना, जैसे आप एमपी पटवारी हो गया, एमपी एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, छोटी मोटी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पे पाए जाएंगे। 4-5 ऑप्शन देगा आपको, खंडवा, खरगोन, छतरपुर, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा, खंडवा। आपसे कोई पूछ ले मध्य में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो छतरपुर। न्यूनतम कहाँ पाए जाएंगे, तो छतरपुर। सर्वाधिक न्यूनतम संरक्षित वन कहाँ पे जाएंगे, खंडवा। बहुत ही आसान है याद करना आपको। फिर देखो प्रजाति के आधार पर वनों को बांट रखा है, जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो है ना उन्हीं को बांट रखा है। तो मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, साल वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, साल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सागौन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की लकड़ी का उपयोग हम किस में करते हैं, इमारती लकड़ियों के रूप में। और सबसे ज़्यादा मूल्यवान लकड़ियाँ होती है सागौन की। फिर है मिश्रित वन, तो देखो सागौन के वन 4% भाग में पाए जाते हैं, सागौन के वन 19.36% भाग पे पाए जाते, तो मिश्रित वन पाए जाते 58%। बाकी देखो कितना बच गया, आप देखोगे लगभग देखोगे तो ये हो गया 60, ये हो गया 80, मतलब लगभग 20% भाग पे क्या है, पाए जाएंगे, दूसरे वन पाए जाएंगे अलग प्रकार के। तो देखो एमपीपीएससी में एक बार यही प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश के लगभग कितने कितने भाग क्षेत्रफल में सागौन के वन पाए जाते हैं। देखो 19 या 20% भाग पे पाए जाते हैं। तो बस ऐसे प्रश्न बनते, वो बहुत बड़े प्रश्न ही नहीं बनेंगे। तो अब देखो सागौन का वन पूछ लिया आपसे, क्यों पूछ लिया, क्योंकि सागौन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वन की बात करो। और मध्य प्रदेश कितने क्षेत्रफल पे, अगर आपसे पूछे कितने क्षेत्रफल पे वन पाए जाते हैं, तो 30% क्षेत्रफल पर। और एक सामान्य दृष्टिकोण ऐसा कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पे वन होना चाहिए, तो 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन। तो हमारा लक्ष्य क्या है, 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन। तो 30% भाग पे तो वन है ही से पहले से हमारे पास। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। अब मध्य प्रदेश में वन बहुत ज़्यादा है, तो पशु पक्षी भी बहुत होंगे, वन्य जीव भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमपीपीएससी में हमसे ये प्रीलिम्स में यही प्रश्न पूछता है कि, और देखो एक तो ये वनों को बता रखा है कहाँ पे वन ज़्यादा पाए जाएंगे, कहाँ पे वन कम पाए जाएंगे। देखो अभी आपको मैंने ऊपर जो मैप बनाया था वहाँ पे बताया था अति सघन वन, मध्यम वन और अल्प वन। आपसे अगर वो पूछ ले मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाएंगे, तो आप खुद ही दिमाग लगा लो, देखो इधर इधर क्षेत्र में पाए जाएंगे, और देखो कहाँ पाए जाएंगे, बालाघाट। तो देखो कॉन्सेप्ट से मैं सही कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बालाघाट। वरना वहीं पे एक बच्चा होगा जो सिर्फ रटता रहेगा, मध्य में सबसे ज़्यादा वन बालाघाट में पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। आप आपको याद करने की जरूरत ही नहीं बालाघाट, आप खुद ही बता सकते हो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बालाघाट आएगा। जब ऑप्शन में हमसे जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, बालाघाट।
बाकी ऑप्शन देखो, एक दे देगा भोपाल, दे देगा इंदौर, दे देगा ग्वालियर, दे देगा, वैसे हट लेंगे ये, सिर्फ बन जाएगा बालाघाट। फिर सबसे ज़्यादा वन क्या पे पाए जाएंगे, श्योपुर। फिर कहाँ पे आ जाएगा देखो, उमरिया। फिर कहाँ पे आ जाएगा, मंडला। और फिर कहाँ पे आ जाएगा, सीधी। सबसे ज़्यादा सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, देखो उज्जैन। ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखो एक समय था कि उज्जैन में एक महाकाल वन पाया जाता था। जब आप महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का इतिहास पढ़ोगे ना पौराणिक गाथाओं में, तो ऐसा कहा जाता है कि इसी उज्जैन के क्षेत्र में पहले एक वन पाया जाता है, महाकाल वन। और सुनो, ये भगवानों की क्या थी, शरण स्थली, मतलब भगवानों पूरे ब्रह्मांड में या पूरी धरती पर एक स्थान चुना गया था उज्जैन को, जहाँ पे भगवानों को निवास स्थल बनाया गया था। और यहाँ पे एक प्रकार की घास पाई जाती थी, है ना, अच्छा सा नाम है उसका, उसी के नाम पे इसका उज्जैन के कई नाम रखे गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज उज्जैन में सबसे कम वन है। देखो सबसे कम वन कहाँ पर है, उज्जैन में। तो हमें उज्जैन में ज़्यादा से ज़्यादा वन बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो उज्जैन वाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये सोचने वाली बात है, हम उज्जैन से हमें कम से कम हर साल 2 से 3 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हम उन पेड़ों को बड़ा कर सकें। आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उनको बहुत सारे पेड़ हम दे सकें, ताकि हम एक अच्छा बेहतर स्वस्थ पर्यावरण हो तो अच्छा बेहतर जीवन जी सकेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बेहतर अच्छा जीवन जी सकेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ज़्यादा। फिर उज्जैन के पड़ोस के क्षेत्र में ही क्या होगा, कम वन। तो देखो एक एक बार इधर आ गया उज्जैन, इससे उज्जैन से ज़्यादा वन कहाँ पे, देखो शाजापुर में है। इससे ज़्यादा कहाँ है, तो देखो रतलाम में। बस ये 3 क्षेत्र भी अगर आपने याद कर लिया तो बहुत आसान है। देखो पहला नंबर बीच में रख दिया, इधर आ गया दूसरा, इधर आ गया तीसरा, इधर आ गया चौथा, इधर आ गया पांचवा। देखो कितना सिंपल है। तो इसे बार बार आप ऐसे करना, तो इससे क्या रहेगा, आपको ये जिलों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपके दिमाग में इमेज बन गया ना, उज्जैन पहला नंबर है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए दूसरा नंबर किसका है, शाजापुर का। तीसरा नंबर किसका है, रतलाम का। चौथा नंबर किसका है, राजगढ़ का। पांचवा नंबर किसका है, मंदसौर का। बस ऐसे ऐसे बनाते रहना, बार बार ऐसे करोगे ना। इसीलिए मैप में बताता हूँ मैं, हर चीज़ मैप में क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैप में बताने से समझ में अच्छा आता है। जैसे अभी जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो जो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाए, देखो बालाघाट, ऐसे बना लो आप। दूसरा कहाँ पे, श्योपुर, तो ये बना लो। देखो एक ट्रेंगल बन गया कि नहीं बन गया आपका, ये तीसरा नंबर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो ट्रेंगल बन गया कि नहीं बन गया, ये चौथा नंबर, ये पाँचवा नंबर। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ट्रेंगल बार बार ऐसे ट्रेंगल बनाओ बार बार। ये बालाघाट श्योपुर उमरिया, बालाघाट और श्योपुर उमरिया। बस ऐसे बार बार बनाओगे ना तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। फिर देखो आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से हर साल एक प्रश्न जरूर पूछता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, ये सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखोगे तो देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा, और देखो ये रहा यहाँ पे। हम बुकों में पढ़ते तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर है, तो ये रहा देखो यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मंडला में। देखो इसकी स्थापना, ये कभी याद करना नहीं आपको, इसकी स्थापना कब हुई क्या हुई, बस आपको याद करना मध्य प्रदेश का सबसे पहला ये क्या था, कान्हा मतलब मध्य प्रदेश सबसे पहला क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश पहला क्या था, राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश का पहला टाइगर स्टेट क्या था, यही था। कितना सिंपल है। देखो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान है। देखो ये लिखा, मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ यहाँ पाए जाते हैं, हवाई पट्टी भी है यहाँ पे, बारहसिंगा पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है। ये बारहसिंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये रहा बारहसिंगा। और बारहसिंगा का क्या करना है आपको, वैज्ञानिक नाम भी याद करना है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम प्रीलिम्स में, जो फैक्ट पढ़ेंगे ना एमपी के बेसिक ज्ञान पढ़ेंगे ना, उसमें सारा चीज़ पढ़ लेंगे। ये बारहसिंगा समझ में आ गया, बारहसिंगा। फिर इसके जस्ट ऊपर याद करना है, इसी मंडला के ऊपर है देखो डिंडोरी। ये रहा देखो डिंडोरी। डिंडोरी में है फॉजिल नेशनल पार्क, ये है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एमपीपीएससी में कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है डिंडोरी में। तो जीवाश्म का मतलब ही क्या होता है, कार्बन। और कार्बन किस में पाया जाएगा, डिंडोरी। डिंडोरी को बना देंगे हम डंडा, डंडा मतलब लकड़ी, लकड़ी मतलब जीवाश्म रहेगी। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। देखो लिखा है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन है, डिंडोरी या डंडा। ठीक है, ऐसे बना लेना। फिर एक और याद करना, इस साइड आ जाना आप, जस्ट इस साइड आ जाओगे ना तो आपको एक और राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। आपको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको समझने के लिए। ये है देखो यहाँ पे धार में, तो धार में क्या है, डायनासोर नेशनल पार्क। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायनासोर नेशनल पार्क पूछ सकता है आपसे धार। तो आप ऐसे याद कर लें, देखो डायनासोर के नाखून देखे होंगे बहुत तीखी तीखी धारदार होंगे, बस ऐसे याद कर लेना। डायनासोर है मतलब धारदार है, मतलब खतरनाक है हमारे लिए, तो धार आ जाएगा। कहाँ पे, धार में। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। मैं थोड़ा सा मैप और जूम कर लेता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि हमें हर चीज़ क्या अच्छे से समझ में आए। फिर देखो यहीं पे देखोगे ना आस पड़ोस में, आप ऊपर देखो, देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ है, उमरिया में। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में अगर घनत्व के हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, बांधवगढ़ में।
यूँ अगर संख्या में सबसे ज़्यादा देखोगे तो कानाकिस्ली में। घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने बाघ पाए जाते हैं। चूंकि ये सबसे बड़ा है पर ये छोटा होगा उससे, इसलिए इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में बाघ पूछोगे सबसे ज़्यादा तो बांधवगढ़ में, संख्या में सबसे ज़्यादा पूछोगे तो मंडला कानाकिस्ली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात। फिर देखो संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, देखो सीधी। अब देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैप में देखने से हमें सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर संजय नेशनल पार्क आप देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ पर है। किसी बुक में यहाँ पे लिखा है, किसी बुक में यहाँ पे लिखा, किसी मैप में हमें समझ में आ गया। देखो संजय नेशनल पार्क कहाँ पे, सिटी में, और इसी का कुछ भाग कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इसी छत्तीसगढ़ को, इसमें इसी राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, घासी राम राष्ट्रीय उद्यान। रहेगी बात। तो संजय नेशनल पार्क कहाँ पे, सीधी में। ठीक है। फिर क्या है, ऐसे भी याद कर सकते हो, संजय जो है वो बहुत ज़्यादा क्या सीधा साधा आदमी था, बस ऐसे बात बना लो संजय। फिर देखो आगे क्या है, देखो पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना एक नेशनल पार्क की भी है और पन्ना एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी। ठीक है, मध्य प्रदेश 3 बायोस्फीयर रिजर्व हुए, वो हम अभी आगे ही पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो पन्ना नेशनल पार्क ये, और एमपीपीएससी में एक बार ये प्रश्न आ गया था, ये डेट याद नहीं करना है आपको ना। ठीक है, डेट है कभी नहीं आती, बस आपको इतना आएगा पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे, पन्ना में। तो पन्ना वाला तो पूछेगा ही नहीं कभी, वो ये पूछेगा इस पन्ना नेशनल पार्क की खास बात क्या है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल नेशनल पार्क है। क्या है, रेप्टाइल, रेप्टाइल। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क क्या है, रेप्टाइल। कहाँ पे, पन्ना में। और देखोगे इधर तो देखो आपको यहाँ दिखेगा, देखो ये दिख रहा है आपको रातापानी अभ्यारण्य। अब ठीक है दोस्तों, देखो ये जो है ना रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य देखोगे ना आप, तो देखो एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। देखो बाकी सब क्या है, नेशनल पार्क, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है, और ये क्या है, अभ्यारण्य। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये है रायसेन में, और इसको किस में शामिल कर लिया गया है, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट में इसको क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, और कहाँ पे, रायसेन। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, पाताल पानी। देखो ये बड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, तीनों पॉइंट। एक है पाताल पानी, एक है देखो राता पानी, और एक है पाताल कोट। देखो यही समझ लेना आप अच्छे से, ताकि क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो में बार बार। ये पाताल कोट है। तो देखो ये जो है ना पाताल पानी, ये पाताल पानी है इंदौर में, और ये क्या है, चंबल नदी पर जलप्रपात है पाताल पानी, एक स्थान है। यहीं पे टंट्या भील की क्या थी, समाधि, इसी का नाम बदल के आप कर दिया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। तो पाताल पानी कहाँ है, इंदौर में, ये है इंदौर में। ये है राता पानी, ये क्या है, राता पानी, ये है रायसेन। देखो राता है तो रायसेन। और देखो ये नाम है पाताल कोट पे रहे, कोट जब भी आप पैरोगे तो क्या लगेगा, भारी भारी लगेगा आपको। तो भारिया जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, पाताल कोट में भारिया जनजाति पाई जाती है। और कहाँ पे, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा। ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, मैं भी जब पढ़ता था मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था बार बार कि किसका क्या आएगा। तो इस तरह से समझ लीजिए, जैसे पाताल कोट है तो कैसा कोट है ये, कोट जब भी कोई पहनेगा तो कैसा लगेगा, आप जैसे अभी अगर कोट पहनोगे तो आपको ही भारी भारी लगने लगेगा। तो भारिया जनजाति रहती है कहाँ पे, ये छिंदवाड़ा। तो आप भारिया जनजाति समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में। फिर देखो राता पानी, राता से रायसेन, रहेगी बात आपको याद। और ये पाताल पानी कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है दोस्तों, ये रहेगी बात आपको याद। फिर देखो यहाँ यहीं पे आपको दिखेगा भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। फिर जस्ट इसके नीचे आओगे तो देखो आपको भोपाल के नीचे इधर आओगे, देखो सतपुड़ा नेशनल पार्क दिखेगा आपको, होशंगाबाद। और इसी का नाम बदल के होशंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है अब, नर्मदापुरम। फिर देखो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो ओंकारेश्वर कहाँ पे पड़ता है, खंडवा में। हमें वैसे ही पता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में। और ये धार में क्या है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी अभ्यारण्य। ये जरूर याद करना है आपको, क्योंकि क्या होता है ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना यही पूछी जाती है। फिर एक और चीज़ याद करना है आपको ऊपर, ये पालनपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये श्योपुर, ये मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट में बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान है। पालनपुर कुनो कहाँ पे, ये श्योपुर में। यहीं से आपको पता होगा नामीबिया से हम जो चीता लेके आए वो उनको यहीं पे बसाया गया है। नामीबिया से जो चीता लाए हैं किसको कहाँ पे बसाया गया है, यहीं पे बसाया गया है श्योपुर में। इनको ये जो पालनपुर कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य इसको बोलते हैं गिर जो गुजरात में वहाँ पे जो शेर पाए जाते हैं, सिंह का पुनर्वास केंद्र भी इसको बोलते हैं हम।
देखो यहाँ पे बना भी रखा है एक डायग्राम। फिर इसके जस्ट पास में माधव नेशनल पार्क। तो जरा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, माधव के नाम को समझते क्या है ग्वालियर होगा, जबकि ग्वालियर में नहीं है। कहाँ पे है? शिवपुर में। हम क्या समझते हैं, जो माधव नाम होगा, सिंधिया नाम होगा, इनको किस किस चीज़ से जोड़ते हैं हम? ग्वालियर में, ग्वालियर घराने से। किंतु आपको याद करना है माधव नेशनल पार्क कहाँ पे? शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों, रहेगी बात आपको याद। इसके जस्ट नीचे दे रखा है देखो वन्यजीव अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम है। आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे? ये चंबल नदी पर। चंबल नदी सबसे ज़्यादा खूंखार कहाँ रूप धारण कर लेती है? अपनी मुरैना में। तो मुरैना में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। फिर इसके जस्ट नीचे आओगे तो घाटी गाँव अभ्यारण्य ग्वालियर में। फिर करेरा अभ्यारण्य ये शिवपुरी में। ये नाम याद करना आपको। देखो 3 यहाँ पे हो गए। फिर इधर देखो आओगे तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे? मंदसौर में। इसके जस्ट नीचे आओगे सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है? मंदसौर रतलाम में। फिर और नीचे आओगे इधर तो इंदौर में क्या आ जाएगा? राला मंडल अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एक अलग चीज़ है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा राला मंडल कहाँ पे? इंदौर में। और इसके नीचे आओगे देखो सरदारपुर अभ्यारण्य आ जाएगा, ये धार में। रहेगी बात आपको याद। फिर इधर आ जाओगे देखो आपको ये दिखेगा कामधेनु गो अभ्यारण्य। ये कामधेनु गो अभ्यारण्य इसलिए याद करना आपको कि ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का भी नहीं, विश्व का सबसे पहला गो अभ्यारण्य। गायों को संरक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे आगरमालवा। और आगरमालवा को बताया है आपको किससे अलग करके बनाया गया है? इसको शाजापुर से अलग करके बनाया। भारत का पहला नहीं, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे? आगरमालवा। ठीक है, इसके जस्ट इधर साइड में आओगे तो आपको क्या दिखेगा? सर्प उद्यान, तितली पार्क, वन विहार, भोपाल। फिर देखो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा कालीबीत अभ्यारण्य। तो कालीबीत अभ्यारण्य कहाँ पे? बैतूल। और किससे संबंधित? देखो भालू से। फिर बोरी अभ्यारण्य आपने सुना होगा होशंगाबाद में। यहीं पे सबसे ज़्यादा सागौन होता है, सागौन, बोरी अभ्यारण्य। और ये कहाँ पे? बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद। अब इसी का नाम बदल के क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। फिर इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको दिखेगा नौरहा देही अभ्यारण्य। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी एक ज़िले में ना के बहुत सारे ज़िलों में लगा, 4 ज़िलों से संबंधित है। 4 ज़िले की सीमा लगती है नौरादेवी अभ्यारण्य में। तो कौन सा जिला है बताया? मुख्य रूप से सागर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। देखो यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो नौरादेवी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है और राला मंडल सब क्या है? सबसे छोटा है। देखो फिर यहाँ पे केन अभ्यारण्य केन नदी पर है, कहाँ पे आएगा? छतरपुर में। फिर ऐसे सोन नदी पे एक और अभ्यारण्य, तो क्या है ना उसका नाम? सोन अभ्यारण्य। कहाँ पे आ जाएगा? सीधी और शहडोल दोनों की सीमा पर आ जाएगा। फिर ये देखो एक और नाम लिखा रखा है इसका, बगधरा अभ्यारण्य सीधी में। पनफटा कहाँ पे? शहडोल में। फिर देखो एक और क्या लिखा है? फैन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? मंडला। ऐसे बहुत सारे आप नाम याद कर लेना, आपको सारी चीज़ याद हो जाए। जैसे रायसेन में क्या है सबसे पहला अभ्यारण्य? तो यहाँ पे पहला क्या है? तितली पार्क बनाया रखा है। देखो गोपालपुर में रायसेन प्रथम क्या है? गोपालपुर में तितली अभ्यारण्य बना रखा है। रहेगी बात आपको। तो 1-2 बार आप नाम पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। फिर देखो जस्ट हमने नीचे लिया है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं मैप छोटा कर देता हूँ ताकि समझने में हमें क्या रहे? आसानी। ये मध्य प्रदेश की 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव आरक्षित क्षेत्र। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि MPPSC में भी यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। हो सकता है अगले बार जब भी आप प्रश्न आए तो यहाँ से प्रश्न बने। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पंचमढ़ी। देखो लिखा है बायोस्फीयर रिजर्व नर्मदापुरम। पहले होशंगाबाद बोलते थे, क्या बोलते हैं इसको? नर्मदापुरम। कब बनाया गया था? 1999। याद करना आप तो बस 3 मार्च 1999। तो इतना ज़्यादा याद करके ना बनाना, बस इतना सा याद कर लेना। 1999 में बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। जस्ट इसके 5 साल बाद यूनेस्को ने इसको घोषित करा है। 2009 में यूनेस्को ने इसको क्या करा है? घोषित। तो ये आगे समझ में आपको। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? होशंगाबाद। और इस होशंगाबाद का नाम बदल के क्या करे? नर्मदा। इसके 6 साल बाद, कितने साल बाद? देखो 6 साल बाद। तो 1999 के 6 साल बाद क्या आ जाएगा? 2005। तो 2005 में क्या आ जाएगा? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये क्या आ जाएगा? अमरकंटक। अचानक मार कहाँ पे आ जाएगा? अमरकंटक में। देखो ये लिखा है, देखो 2005 में। यूनेस्को ने कब कराए? बाद में कराए। बस यूनेस्को से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर देखो ये पन्ना नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाएगा? 6 साल बाद। तो 2005 में 6 जोड़ेंगे, देखो 2011 में। कब बनाया? देखो उसको 2000, बस 6 साल बाद याद कर लेना आप, 6 साल बाद। मध्य प्रदेश में क्या है? और देखो ये लिखा है नरो पहाड़। ये कहाँ पे? सतना में। नरो पहाड़ कहाँ पे? सतना। ये मध्य प्रदेश के जैव विरासत स्थल है। जैव विरासत स्थल है नरो पहाड़। कहाँ है? नरो पहाड़ सतना में। फिर ये देखो पातालकोट। पातालकोट कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ऐसे काला पहाड़, ऐसी बहुत सारी जगह मिलेगी जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।